हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन दोस्तों। कैसे आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1IS के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 16 ऑफ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। 15 जनवरी तक के सारे करंट अफेयर्स हमारे हो चुके हैं, इसलिए पुराने लेक्चर आप जाकर देखेंगे। ठीक है, आज भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 20 से ज्यादा टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज पढ़ने के लिए, है ना। उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होने वाला है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड, है ना। पीएससी में किस टाइप क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड आ चुका है 2023 में, आप देखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग प्रेसिडेंट नहीं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है कहाँ पे? पटना के अंदर। तो इसके बारे में भी हमें देखना होगा। मध्य प्रदेश में लिकर को बैन करने की बात करी जा रही है कुछ रिलीजियस साइट पे। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग काफी अच्छे तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। और अभी नाग MK2 मिसाइल जो है उसको इंडक्ट किया जा सकता है इंडियन आर्मी में, ये बात बोला है किसने? DRDO ने। तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर्स। बट उससे पहले 15 जनवरी के हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हमेशा की तरह एक दिन पहले के हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि आपके टेलीग्राम चैनल A1IS ऑफिशियल पे आपको मिला होगा। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। हु हैज बीन इनवाइटेड टू द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप? ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो है उनकी इनॉग्रल सेरेमनी में किसको बुलाया गया है? इसका करेक्ट आंसर है एस जयशंकर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा कौन है? ये है इंडियन एम्बेसडर टू USA। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज होती है जिनके बारे में आपको छोटी छोटी जानकारी भी होनी चाहिए, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना। इंडियन एम्बेसडर टू USA के एम्बेसडर इंडिया में कौन थे? वो है एरिक ग्रेसाती। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो कि अब जाने वाले हैं, यहाँ से रवाना होने वाले हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है ना। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ गई है। एरिक ग्रेसाती को सपोर्ट कौन करते थे? डेमोक्रेट्स पार्टी वाले सपोर्ट करते थे, जो बाइडेन सपोर्ट करते थे। बट अब ट्रंप आ गए हैं, तो अब थोड़ा सा माहौल भी यहाँ पे चेंज होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ गोल्डन ट्राइंगल? है ना, गोल्डन ट्राइंगल का कौन सी कंट्री पार्ट नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है, कौन कौन है पहले ये देख लो। लाओस है, और थाईलैंड है, और कौन है? वियतनाम भी है, और एक और कंट्री थी म्यांमार, जिसे आप बर्मा नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये चारों जो कंट्री है गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है। कौन पार्ट नहीं है? कंबोडिया पार्ट नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस निकल के आने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रग्स का उत्पादन होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाएंगे। Which type of diabetes is characterized by the body's inability to produce insulin? कौन से डायबिटीज में जो बॉडी है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है टाइप 2 डायबिटीज। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डायबिटीज के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीजें आपको जानकारी दे रखी है। ठीक है, यही फायदा होता है डेली करंट अफेयर्स करने का। मैंने आपको बताया था कि टाइप 1 डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज में क्या है कि बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ठीक है, तो इंसुलिन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होता, तो उसकी वजह से लगातार जो व्यक्ति है उसको इंसुलिन बाहर से लेना होता है, इंजेक्ट करना होता है। सेकंड होता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या मैंने आपको बताया था कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं 95% लोगों को जो डायबिटीज है वो है टाइप 2 डायबिटीज। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है इंसुलिन की जो मात्रा है वो इरेगुलर हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, या जो सेल्स हैं वो अच्छी तरीके से इंसुलिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड क्या है? गेस्टेशनल डायबिटीज। इसके बारे में बता रखा है कि मैंने बताया कि टेम्परेरी डायबिटीज होता है, जो कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको हो जाता है ना। बट उनके बच्चे को टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है गैस्ट्रेस्टिनल डायबिटीज की वजह से। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब माँ प्रेग्नेंट है तो जब उनका बच्चा होता है तो हो सकता है उसको टाइप 2 डायबिटीज आ जाए, तो इसका खतरा रहता है। ये सारी चीजें मैं पुराने करंट अफेयर्स में करा चुका हूं। और प्री डायबिटीज देखेंगे तो ये क्या होता है? डायबिटीज होने से जस्ट पहले वाली जो सिचुएशन होती है ना, मतलब जो डायबिटीज का जो शुगर लेवल है, डायबिटीज की वजह से जो शुगर लेवल है वो ब्लड में नॉर्मल से ज्यादा ही है। ठीक है, पर उसको पूरी तरीके से हम लोग अभी डायबिटीज नहीं कहेंगे, बट फिर भी जो उसका मात्रा है वो ज्यादा ही है पहले से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया प्री डायबिटीज। आपको समझ में आ गया टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज में होता है जब इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल भी ना हो, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है विच सिटी इज द स्लोएस्ट अकॉर्डिंग टू टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स? ठीक है, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार कौन सी सिटी सबसे ज्यादा स्लोएस्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था सबसे जो स्लोएस्ट है वो आई थिंक कंबोडिया, मैंने बताया था कंबोडिया की एक सिटी है, एक बार उसको चेक करेंगे।
सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था, सेकंड नंबर है कोलकाता, है ना। थर्ड नंबर मैंने आपको क्या बताया था, थर्ड नंबर मैंने आपको बताया था बेंगलुरु, है ना। फोर्थ नंबर मैंने आपको बताया था पुणे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लंदन भी आई थिंक फिफ्थ या सिक्स नंबर पे आपको लंदन में मिलेगा। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा कवर करते हुए चलना है ना। बेंगलुरु देखे, बेंगलुरु मत लगा देना, क्योंकि बहुत ऐसी बेंगलुरु ट्रैफिक की वजह से बदनाम रहता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे जाइए। रिसेंटली द ई ओथ अगेंस्ट कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स वाज टेकन बाय पीपल इन विच डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ई ओथ लिया गया है कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स के लिए, कि हम लोग भाई ड्रग्स का कंजम्पशन नहीं करेंगे, इसके लिए ई ओथ कौन से डिस्ट्रिक्ट में लिया गया है। तो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है श्री गंगानगर में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान बॉर्डर शेयर कर रहा है किससे, पाकिस्तान से। तो एक खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता ही है बदनाम है, गोल्डन क्रिसेंट का पार्ट है, और उसकी वजह से क्या करता है, वो सप्लाई करने की कोशिश करता है इलीगल तरीके से ड्रग्स को इंडिया में, है ना। इंडिया के जो जवान है वो उसको पकड़ भी लेते हैं, और बहुत अलग अलग टाइप की ड्राइव भी चलाते रहते हैं, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस और हमारी आर्मी, ठीक है, बीएसएफ, ये सब। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो श्री गंगानगर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आज हम लोग 16 ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक देखिए, पहला क्या है, इंडिजीनियस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 रेडी फॉर इंट्रोडक्शन। किसने कहा है, DRDO ने कहा है, ठीक है। तो DRDO की तरफ से कहा गया है कि जो हमारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे हम लोग कहते हैं ATGM शॉर्ट फॉर्म में। अगर ATGM आप सुनेंगे तो इसका मतलब यही होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है, अब वो बिल्कुल रेडी है किस चीज के लिए, इंडक्शन के लिए आर्मी के अंदर। ये किसने कहा है, DRDO ने कहा है, ठीक है। क्योंकि इसके अभी तीन फील्ड ट्रायल्स हुए थे जो कि सक्सेसफुल रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये जो तीनों ट्रायल्स हुए थे, ये हुए थे पोखरान नाम की जगह पे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। पोखरान से आप भली भांति परिचित होंगे, पोखरान क्या है, इसके पूरे इतिहास के बारे में, जो इसका गौरवशाली इतिहास है, इसके बारे में आपको पता होगा, ठीक है। अब एक बार आगे देख लेते हैं। तो DRDO की तरफ से वही कहा गया है कि जो हमारा फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका नाम नाग MK2 है, ये बिल्कुल रेडी है आर्मी में इंडक्शन के लिए। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, ये फायर एंड फॉरगेट क्या है। फायर एंड फॉरगेट मींस कि एक बार फायर किया निशाना लगा के, ठीक है, एक बार टारगेट को चूज कर लिया गया कि भाई यहाँ पे टारगेट करना है, यहाँ पे हमें निशाना लगाना है, उसके बाद एक बार आप फायर करके आप उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मिसाइल अपने आप वहीं पे जाकर हिट होगी पूरी प्रिसाइजली, और हम लोगों ने इसे सक्सेसफुली करके दिखा दिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है नाग MK2 मिसाइल के तहत, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नाग MK2 मिसाइल में आपको दो चीजें याद रखनी है। नाग MK2 मिसाइल में आपको दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। पहली बात तो क्या है, फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट, ये दो कीवर्ड आपको ध्यान रखना है ना। और एक ध्यान रखना है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब एक बार आपने निशाना चूज किया और यहाँ पे आपने बटन दबाया, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो मिसाइल है वो प्रिसाइजली जाकर जो अपना टारगेट है उसको हिट करेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है फायर एंड फॉरगेट में। और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मतलब वही कि एक बार आपने मिसाइल लॉन्च किया और फिर जो आर्मड व्हीकल है, जिसको भी आपने टैंक को, जिसको भी आप निशाना बनाना चाहते हैं, उसको आप बना सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो मिसाइल है वो किस चीज के लिए है, जैसे सरफेस पे जो इनका व्हीकल है और सामने से समझ लीजिए कोई टैंक आ रहा है दुश्मन का, तो अगर इसको हिट करना है तो हम लोग इसी मिसाइल से ऐसे करके हिट करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसकी एक बहुत ही ज्यादा प्यारी वीडियो भी रिलीज हुई है DRDO द्वारा, एक बार आप जाके उसे जरूर देखें। YouTube पे आप देखेंगे तो काफी आपको मजा आएगा। एक मिनट की वीडियो है, काफी आसानी से आप देख सकते हैं और इजिली देख के आपको काफी ज्यादा गर्व भी होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो नाग MK2 मिसाइल है, नाग MK2 मिसाइल है, इसके कुछ ट्रायल्स चल रहे थे, है ना। ट्रायल्स चलते हैं, कोई भी चीज हम लोग इंडक्ट करेंगे तो उससे पहले ऑब्वियसली ट्रायल्स तो हो गई ना। इसके जो ट्रायल्स हो रहे थे वो कहाँ पे हो रहे थे, ये हो रहे थे पोखरान नाम की जगह पे, है ना, पोखरान नाम की जगह पे। पोखरान आपको पता है कि बहुत ही गौरवशाली इतिहास है इसका, है ना। क्यों, क्योंकि इसी दिन, इसी जगह पे 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और यहीं पे हम लोगों ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को दिखाया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को दिखाया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड को शो किया था कि भाई हम लोग के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, बट हम इसका नॉन मिलिट्री यूज करेंगे, हम लोग इसको यूजफुल चीजों के लिए यूज करेंगे, इसका हम लोग नॉन मिलिट्री यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग मिलिट्री यूज के लिए हम लोगों ने इसे बनाया है। 1974 में ही हम लोगों ने कैपेबिलिटी दिखा दी थी पूरे वर्ल्ड को। ये जो ऑपरेशन था, ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन था, इसे पोखरान वन कहा जाता है, नहीं तो इस ऑपरेशन का नाम दिया जाता है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था, 1974 में हुआ था, इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, है ना। किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी थी और हम लोगों ने कारनामा करके दिखा दिया था, ठीक है। बट यहीं पे एक बड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे, है ना। मिस्टेक क्यों हुई कि अभी 1-2 साल पहले हमारे जो जयशंकर साहब है, उन्होंने भी इस चीज के लिए इसको काफी क्रिटिसाइज किया कि हम लोगों ने 1974 में तो बना लिया, बट
1970 फिर 1998 1974 में बना के हमने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ भी खबर नहीं लगी कि इसका क्या करा जा रहा है, ठीक है। सीधा 1998 में हमें पोखरान 2 करना पड़ा, पोखरान 2 करना पड़ा, है ना, जिसे आई थिंक ऑपरेशन शक्ति नाम से जानते हैं। एक बार इसको चेक कर लेना, ऑपरेशन शक्ति आई थिंक, ठीक है। ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरान 2 करना पड़ा, जिसमें हम लोगों ने 5 जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उसको डिटोनेट किया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो न्यूक्लियर मिसाइल है, न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसको डिटोनेट किया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल 5 बॉम्ब्स को डिटोनेट किया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1974 से 1998 का जो टाइम लग गया, इससे हम लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे लगभग टेक्नोलॉजी को अपनी बना ही ली थी, तो एक बार आप उसको अपने मकसद तक पूरा पहुंचा ही देते। कि आपको नहीं करना था तो इससे अच्छा आप ट्राई नहीं करते। आपने यहाँ पे ट्राई कर दिया, सबके नजर में भी चले गए, और उसके बाद आपने 1998 तक ये सारा काम छोड़ दिया, ठीक है। इससे काफी बड़ी दिक्कत आई, इंडिया के ऊपर काफी प्रेशर भी आया, है ना। इसी बीच पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा सतर्क हो गया था, और आपको पता ही है उसने कितनी जल्दी से उसने भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर दिया था, जिसकी वजह से हम अभी तक भुगत रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, जिसे अभी हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले एस जयशंकर साहब ने भी कहा था। पोखरान 1 पोखरान 2 यही चीज आपको ध्यान रखना है। पोखरान 1 कहां पे है, पोखरान कहां पे है, सॉरी, पोखरान है राजस्थान के जैसलमेर में। जाएंगे जैसलमेर में आपको पोखरान नाम की जगह मिलेगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो टाइमलाइन थोड़ा देख लेंगे। 1971 4 के अंदर क्या हुआ, पोखरान 1 हुआ, है ना। पोखरान 1 कहा जाता है, नहीं तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हुआ 1998 में, जब हम लोग ने अपनी पूरी तरीके से न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को दिखाया कि हम लोग भाई न्यूक्लियर बॉम्ब हम लोगों ने बना लिया है, ठीक है। इसे हम लोग पोखरान 2 कह सकते हैं, नहीं तो इसको आप ऑपरेशन शक्ति भी कह सकते हैं। एक बार चेक कर लेना इसको ऑपरेशन शक्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। मेरे दिमाग से थोड़ा निकल रहा है। फिर 2003 के आसपास हम लोगों ने क्या किया, जारी किया कि भाई हम लोग जो न्यूक्लियर बॉम्ब हम लोगों ने बनाया है, इसको इसमें हम लोग नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग पहले किसी भी कंट्री पे हमला नहीं करेंगे जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, ठीक है। और जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, अगर हमें लगता है कि वो अटैक करने वाला है तभी हम करेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग पहले ही किसी पे अटैक कर दें। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा आप ध्यान रखेंगे 1974, 1998, 2003, ठीक है। अब पोखरान के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, वो हुआ था 1974 के अंदर, है ना। 1974 से लेके 2024, मतलब पिछले साल टोटल 50 साल कंप्लीट हो गए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपके एग्जाम्स में आ सकता है ना। पोखरान 1 के बारे में आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन प्रधानमंत्री थे, और इसके ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ चीजें निकल के आ सकते हैं। इसलिए आपको चीजों को समझकर चलना होगा और इसी तरीके से लिंक करके पढ़ना होगा, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। ये उस टाइम की फोटो है, आप देख सकते हैं, वो साइड की फोटो है, ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट Welling liquor ban in religious sites, religious cities, किसने कहा है, सीएम मोहन यादव ने कहा है, ठीक है। मतलब अब जो सीएम मोहन यादव की जो गवर्नमेंट है कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर, वो सोच रही है कि जितनी भी रिलीजियस साइट्स हैं, जितनी भी रिलीजियस सिटीज हैं मध्य प्रदेश के अंदर, आपको पता है कि बड़े बड़े मंदिर मध्य प्रदेश में है ही, महाकालेश्वर मंदिर, जितने भी मंदिर हैं बहुत सारे कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो जो भी ये सिटीज हैं, रिलीजियस सिटीज हैं, वहां पे हम लोग लिकर को पूरी तरीके से बैन कर दे, ठीक है। आपको पता है कि किसी भी धर्म में यार, मतलब शराब को तो स्वीकार नहीं किया जाता, ये चीज आप जानते ही हैं। तो इसलिए बैन करने की बात चल रही है, किसके द्वारा, डॉक्टर मोहन यादव द्वारा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस बार जो 70th बीपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था, इसमें आपने देखा होगा कि उड़ीसा के सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ ली गई थी, ठीक है। इसलिए आपको हर टाइप के क्वेश्चंस को देखते हुए चलना है, ठीक है। कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि चांसेस हर जगह से है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। डॉक्टर मोहन यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, इसको जान लीजिए। पहली बार सीएम बने, इससे पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है उज्जैन साउथ, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता है कि ये महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उज्जैन साउथ ही इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। लिकर की हम लोग बात कर रहे थे, एक होता है इंडस्ट्रियल लिकर, इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इंडस्ट्रियल लिकर वो होता है, इंडस्ट्रियल लिकर, अभी इंडस्ट्रियल लिकर क्या है इसके बारे में जानेंगे कि इंडस्ट्रियल लिकर वो होता है जिसे हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ठीक है। चाहे वो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो कि दवाइयां ऐसा बनाती है, चाहे वो सैनिटाइजर ये सब बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी सैनिटाइजर्स हो गए, ठीक है, और अलग अलग टाइप की चीज ले लो, सोप हो गया, तो इन सारी जगह पे अल्कोहल का यूज किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस टाइप का जो अल्कोहल होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल लिकर कहते हैं, इंडस्ट्रियल अल्कोहल कहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये जो इंडस्ट्रियल लिकर है, इसको आप कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। इसलिए जो भी लोग उसको लेके जाते हैं, मतलब जो गाड़ी वाले होते हैं वो लेके जाते हैं, तो उनको पहले बता दिया जाता है भाई ये जो अल्कोहल है ना, ये वही वाला अल्कोहल नहीं है जिसे आप पी लोगे, ठीक है।
इसको डीनेचर्ड अल्कोहल नहीं तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल कहा जाता है, इंडस्ट्रियल लिकर कहा जाता है, और इसको आप पीना मत, अगर आपने पिया तो आपकी मौत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके पीते ही लोगों की मौत हो जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो जानकारी है पहले ड्राइवर को भी दे दी जाती है, कहीं उसका ये नहीं कि उसका मन होए कि यार एक बार पी के देख लेते हैं, ठीक है, ये तो अपना अल्कोहल ही है, वही है, दारू है तो पी लेते हैं, बट आप पी नहीं सकते इसको, अगर आपने पिया तो इसमें आपकी मौत हो जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा कवर करते हुए चलना है, इसी को हम लोग डीनेचर्ड अल्कोहल भी कहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर कुछ कुछ वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, डीनेचर्ड अल्कोहल, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, तो ये जो पर्टिकुलर मैं आपको वर्ड्स बताता हूँ इसको थोड़ा सा आप कवर करते हुए चलोगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसको हम लोग देखेंगे। बिहार टू होस्ट 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस ऑन जनवरी 20 एंड 21, ठीक है। तो बिहार ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने वाला है कब, 20 और 21 तारीख को, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे कहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसे पटना में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी काफी बड़ा इवेंट होने वाला है, इसमें जो लोकसभा के और राज्यसभा से भी बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस, ठीक है, एमपीज, और पूरे इंडिया के जितने भी एमएलएज हैं, ठीक है, सारे के सारे नहीं बट उसमें से काफी सारे लोग जो हैं यहाँ पे इसको पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस टाइप की कॉन्फ्रेंस हर साल ही कंडक्ट होती है। बिहार जो है, बिहार को काफी सालों बाद यह दोबारा मौका मिला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले 1982 में मौका मिल चुका है किसको, बिहार को ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग कॉन्फ्रेंस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने का, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहली बार मौका मिला 1962 के अंदर, फिर मिला 1982 के अंदर, 1964 के अंदर, फिर मिला 1982 के अंदर, और अब मिला है 2025 के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब टोटल 43 इयर्स बाद ये फिर से मौका मिल रहा है बिहार को कि ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कॉन्फ्रेंस को हेल्ड करे, ठीक है। ये जो प्रथा है बहुत पहले से चल रही है, आई थिंक 1923 के आसपास ही चल रही है, ठीक है। इस टाइप की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है ताकि एक बैलेंस बना रहे, एक मतलब कम्युनिकेशन बना रहे किसके बीच में, स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में और जो यूनियन लेजिस्लेचर है उसके बीच में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हेड कौन करेगा, इसको हेड ऑब्वियसली हमारे लोकसभा के स्पीकर करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पीकर कौन है, ओम बिरला साहब करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इसमें हमारे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो भी वहां पे मौजूद होंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का ये पटना में कॉन्फ्रेंस करने होने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब होगा, 20 और 21 तारीख को होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज देखिए, नेक्स्ट है दिल्ली पुलिस रजिस्टर कंप्लेंट अगेंस्ट सीएम आतिशी फॉर यूजिंग गवर्नमेंट व्हीकल फॉर पॉलिटिकल पर्पस, ठीक है। तो सीएम आतिशी जो है उनके ऊपर अभी एफआईआर लिख दी गई है, कहाँ पे, दिल्ली के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले मैंने आतिशी के बारे में बताया था कि कालका जी से चुनाव लड़ रही है, और इसके लिए ये क्राउड फंडिंग भी कर रही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्राउड फंडिंग इसलिए कर रही है क्योंकि ये दूसरों को बताना चाह रही है कि काफी ज्यादा ईमानदार है, उनके पास पैसे नहीं है लड़ने के लिए, तो 40 लाख का इन्होंने टारगेट रखा है ना। तो मैंने बताया था आपको कि मैंने इनका जाके प्रोफाइल चेक किया कि कितने पैसे हुए, तो अभी 28 लाख रुपए हो चुके हैं, और इसको कंट्रीब्यूट करना है वो कंट्रीब्यूट भी कर सकता है, ठीक है। इससे पहले निर्मला सीतारमन का भी आपने देखा होगा, उन्होंने भी सेम इस टाइप का बयान दिया था कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है बिल्कुल भी लड़ने के लिए इलेक्शन, ठीक है। तो इस टाइप के पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं वो करते रहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इनके ऊपर हाल फिलहाल में केस कर दिया गया है, कहां पे, दिल्ली के अंदर। क्यों केस क्यों किया गया, केस किया गया क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट व्हीकल का इस्तेमाल किया। गवर्नमेंट व्हीकल का इस्तेमाल इलेक्शन के टाइम पे आप नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन मानते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एमसीसी का उल्लंघन माना जाता है, ये चीज आप ध्यान रखना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एमसीसी को सबसे पहली बार कहां पे लागू किया गया था, तो केरला में लागू किया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 1960s के अंदर, 1960 के अंदर किया गया था, ये को ध्यान रखना है, ठीक है। लोकसभा के इलेक्शंस में कब लागू हुआ, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, स्टैटिक में, ठीक है। ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको ओवरऑल बताना चाहूंगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज खुद जाकर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके खुद ही एक कागज पे दस्तखत कर देती है कि भाई हम ये रूल्स को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। मतलब एक मिनिमम बेसिक रूल तो होना चाहिए जिसे हम लोग फॉलो करने वाले हैं, खुद ही जाकर वो लोग साइन कर देते हैं अपने मन से ही, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब वो कहते हैं कि भाई हम लोग ये बेसिक रूल्स को फॉलो करेंगे और हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसका उल्लंघन नहीं करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, इसलिए अगर इसका कोई उल्लंघन कर भी देता है तो हमारे पास कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि इसका उल्लंघन हो गया तो हमें कार्रवाई करनी ही करनी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, इसके ऊपर कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो क्या फैसला लेती है, ठीक है। जैसे इस केस में इन्होंने क्या किया, आतिशी के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया,
थाने के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसकी कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है और ये एनफोर्सेबल नहीं है बाय लॉ, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार पूछे जा चुके हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, है ना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिटिकल पार्टीज खुद से ही साइन कर देती है एक कंसेंसस बना के कि हम लोग ये मिनिमम बेसिक रूल्स जो है ये तो पक्का फॉलो करने ही वाले हैं इलेक्शंस में, इसके मतलब इसको उल्लंघन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें से एक रूल है कि यार जो पार्टी पावर में है वो किसी भी गवर्नमेंट व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करेगी या कोई भी गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया तो ऑब्वियसली उनके पास क्या बोलते हैं ज्यादा रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो ज्यादा चांसेस है कि वो विन कर पाए, ना। पर हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है ना, मतलब सबके पास बराबरी सही मौका होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट में हो कोई पार्टी या गवर्नमेंट के अपोजिशन में हो, सबको एक समान मौका मिलना चाहिए। तो ये उस चीज का उल्लंघन करता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। ये चीज आपको पता ही होगा कि जो माल प्रैक्टिसेस होता है इन सबको बैन करते हैं, लोग खुद ही, जो पॉलिटिकल पार्टीज है खुद अपनी खुद से ही वो जाकर साइन करके आते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है पीयूष गोयल लॉन्चेस नेशनल टर्मरिक बोर्ड टू बूस्ट इंडियाज टर्मरिक इंडस्ट्री, ठीक है। तो मैंने आपको वो ध्यान होगा, मैंने आपको बता रखा है टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड, है ना। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया, मैंने हाल फिलहाल में यही फायदा होता है डायरेक्टली, जो आप डेली हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं उसका क्या फायदा होता है, ये देखिए। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको याद कराया था कि हम लोगों ने 13,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर दिया है 2023-24 में, ये चीज मैंने आपको बताया था, ठीक है। 13,000 करोड़ से ज्यादा का हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया था, ये चीज मैंने आपको बताया था। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया का काम क्या था? टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया का काम था कि जो इसका एक्सपोर्ट है उसको और बढ़ाना, है ना। इसके जो फार्मर्स है उनको मैनेज करने, ये सारा काम किसका था? ये सारा काम था टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया था गुंटूर आंध्र प्रदेश में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी भाई यूपीएससी में आ चुके हैं, बीपीएससी में आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कल परसों बताया ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग के टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है अंडर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है, ये चीज मैंने आपको बताई थी, है ना। इस लैंड को मैनेज करने के लिए हमारे पास 23 लाख के आसपास फार्मर्स हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, है ना। और पूरी दुनिया जो है अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रही है, आपको पता ही है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि केमिकल वाला जो हम लोग सब्जी उगाते हैं उससे कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, बॉडी के अंदर काफी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो सेकंड 23 लाख फार्मर्स हैं और टोटल 45 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ये सारी चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। साथ में मैंने सिक्किम का बताया भी था कि ये जो वर्ल्ड की पहली पूरी तरीके से ऑर्गेनिक सिटी है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने वाली सिटी है, ये स्टेट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिक्किम के बारे में मैंने आपको बताया था। अब आपको ध्यान रखना है, अब एक नया बोर्ड लॉन्च हुआ है, बोर्ड का नाम है टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया का भी वही काम है जो कि टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया का काम था। क्या टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया का काम था कि टोबैको का एक्सपोर्ट को बढ़ाना, है ना, ज्यादा से ज्यादा उसका प्रोडक्शन करवाना, है ना, फार्मर्स का ध्यान रखना, मतलब सारी चीजों का ध्यान रखना किसका काम है? टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया का काम है। तो वैसे अब टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया आ चुका है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे होगा? ये होगा तेलंगाना में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तेलंगाना तेलंगाना में कहाँ पे होगा ये मैं आगे बताऊंगा। टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया का भी वही काम है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टर्मरिक में उसे बढ़ाना, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट होता है टर्मरिक का, उसमें से 62% हिस्सा सिर्फ इंडिया का है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब इंडिया काफी बड़ा प्लेयर है इस चीज में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इसलिए हम लोगों ने अब टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया बना दिया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया? टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया को, टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया को लॉन्च किया किसने? पीयूष गोयल साहब ने, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीयूष गोयल ने किया। हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है तेलंगाना में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे इसमें स्टेक होल्डर्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो मिलके इस पूरे बोर्ड को चलाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब एक बार आगे हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्या रखा है टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया का? हम लोग ने ऑब्जेक्टिव रखा है कि अभी हम लोग 10 लाख टन ऑफ टर्मरिक को की पैदावार करते हैं हर साल, ठीक है। इसको बढ़ा के अगले 5 साल के अंदर हम लोग 20 लाख टन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है? ऑब्जेक्टिव है किसका? टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इससे पहले देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने टारगेट क्या रखा है कि अगले 3 साल में हम लोग 20,000 करोड़ की ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम लोग 5 से 6,000 करोड़ की ऑर्गेनिक फार्मिंग कर पा रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी टारगेट्स मैंने आपको याद करवाए थे, तो ये चीज थोड़ा सा आप याद करते हुए चलेंगे। तो हम लोगों ने टारगेट रखा है टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया का कि अगले 5 साल में हम लोग प्रोडक्शन को दुगुना कर देंगे। अभी हम लोग 10 लाख टन
ऑफ टर्मरिक को उत्पाद कर पा रहे हैं और अगले 5 साल में हमें 20 लाख टन इसे करना है। ये किसका ऑब्जेक्टिव है? ये ऑब्जेक्टिव है टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया का। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसके कुछ बेनिफिट्स आप देख सकते हैं टर्मरिक बोर्ड के क्या होंगे कि प्रोड्यूसर की जो इनकम है वो बढ़ेगी, है ना। ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा, हम लोग ब्रांडिंग कर पाएंगे इस चीज की, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। टर्मरिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए क्योंकि इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से, इनके एंटीसेप्टिक की तरह काम करने से रिलेटेड, इम्प्रूव्स डाइजेशन और इम्यून बूस्टर, इन सब चीजों में क्या काम करता है? इन सब चीजों में टर्मरिक काम करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और पूरे वर्ल्ड में भी हम लोग इसका फायदा पहुंचाने वाले हैं, इसकी ब्रांडिंग करने वाले हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इसके हेडक्वार्टर से रिलेटेड चीजों को थोड़ा सा याद करते हुए। नेक्स्ट देखिए 77th इंडियन आर्मी डे, ठीक है। तो जनवरी 15 को हम लोगों ने फिर से 77th आर्मी डे मनाया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्मी डे के दिन क्या होता है? जो आर्मी जो है अपनी टेक्नोलॉजीज, अलग अलग टाइप की इक्विपमेंट है उनको शोकेस करती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्मी डे के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं किसको? केएम करियप्पा को। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि जनवरी 1949 को, 15 जनवरी 1949 को इसी दिन केएम करियप्पा थे जो कि इंडिया के खुद के पहले जनरल थे, उन्होंने शपथ ली थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उन्होंने पावर को संभाला था किससे? जनरल बूचर से, जो कि पहले ब्रिटेन के थे, ठीक है। 1949 से इसकी बागडोर हमारे इंडिया के आर्मी चीफ केएम करियप्पा साहब ने संभाली थी। इसी दिन हम लोग तब से इंडियन आर्मी डे मना रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें जो हमारी टेक्नोलॉजीज है उसको शोकेस किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी सक्षम, समर्थ इंडिया, सक्षम, समर्थ इंडिया, समर्थ इंडिया, सक्षम सेना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समर्थ इंडिया, सक्षम सेना इस बार की थीम थी और हम लोगों ने 15 तारीख को फिर से अपना 77th इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। केएम करियप्पा को एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पहले आर्मी चीफ थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये है केएम करियप्पा साहब। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये फील्ड मार्शल भी ले चुके हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फील्ड मार्शल अभी तक आपने सिर्फ एक ही सुना होगा जहां तक मेरे को पता है, सैम मानेकशॉ के बारे में, है ना। सैम मानेकशॉ के बारे में सुना होगा, बट आपको ध्यान रखना है कि फील्ड मार्शल ये भी थे कौन? केएम करियप्पा साहब। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इंडिया में सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कौन कौन? केएम करियप्पा साहब और सैम मानेकशॉ। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सैम मानेकशॉ का कौन से युद्ध में बहुत ही बड़ा योगदान था, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इनके ऊपर तो मूवी बन चुके हैं, सैम बहादुर। आपको पता है सैम बहादुर उनको क्यों कहा जाता था। ये सारी चीज आप थोड़ा सा कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? जेलेंस्की ऑफर्स टू एक्सचेंज नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स विद कैप्टिव यूक्रेनियंस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो जेलेंस्की है, जो यूक्रेन है, उन्होंने बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया किसको? नॉर्थ कोरिया को। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है सोल्जर्स भेज रहा था कहां पे? रशिया में। और रशिया में ये सोल्जर्स थे डिप्लॉयड नॉर्थ कोरिया के, रशिया के कुर्स्क वाले रीजन में, उसको कैद कर लिया था किसने? यूक्रेन ने। ये चीज आपको पता होगी, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है कि जो कुर्स्क रीजन है ये किसका है? रशिया का है, बट इसको हथियार रखा है किसने? यूक्रेन ने। तो यहां से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। यहीं से 2 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को पकड़ लिया गया था किसके द्वारा? यूक्रेन के द्वारा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब जेलेंस्की जो है वो क्या कह रहे हैं कि भाई मैं इनको छोड़ दूंगा, अगर आप हमारे यूक्रेनियन सोल्जर्स को छोड़ दोगे तो मैं इनको भी छोड़ दूंगा। तो ये डील रख रहे हैं कौन? यूक्रेन की तरफ से जेलेंस्की रख रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं रशिया तो इसको एक्सेप्ट क्या ही करेगा, नहीं करेगा, ये सबको ही पता है, ठीक है। इंडिया अचीव्स 7.93% ड्रॉप इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, अ माइलस्टोन इन क्लाइमेट रेजिलियंस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 7.93% की कमी देखी गई है ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहां पे? इंडिया के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2019 के मुकाबले, है ना। तो ये काफी अच्छी खबर निकल के आ रही है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि 2021 में COP26 का क्लाइमेट चेंज का समिट हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पे हुआ था? यूके ग्लासगो में हुआ था। यूके ग्लासगो में हुआ था। यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने कहा था कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे बाय 2070। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे बाय 2070। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी काफी अच्छी खबर निकल के आ रही है किसकी तरफ से? इंडिया की तरफ से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं? आपको पता ही है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं। वो हीट को आने तो देते हैं बट उसको यहीं पे फिर ट्रैप करके रख लेते हैं अपने पास, है ना। ये वो गैसेज हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेती है और उसकी वजह से काफी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग वाले सिचुएशन हो जाते हैं कहां पे? अर्थ पे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अब जो ग्रीन हाउस गैस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे मत सोचना कि ये कुछ एविल है, ये कुछ राक्षस है, नहीं, ये कुछ एविल नहीं है, ये किसी भी प्लेनेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि अगर किसी प्लेनेट पे हम लोग बसे भी तो वहां पे ग्रीन हाउस गैसेस होनी चाहिए ताकि हीट को एब्जॉर्ब करे और वहां का टेम्परेचर को थोड़ा सा नॉर्मल करे, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ का जो एटमोस्फेयर है उसको थोड़ा सा वार्म रखने के लिए। बट जब यही ग्रीन हाउस गैस जब बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग वाली सिचुएशन हो जाती है, जो कि काफी खराब सिचुएशन बन जाती है अपने लिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपको ग्रीन हाउस दिखेंगे, बट इसमें से आपको मेन ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया और फ्लोरिनेटेड गैस हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें वाटर वेपर से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। देखो, वाटर वेपर भी है ग्रीन हाउस गैस, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली चीज तो यही है कि वाटर वेपर क्या है, ग्रीन हाउस गैस, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसकी एक और खासियत है, मैं आपको भी बताऊंगा ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है। और इसकी एक और खासियत आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको क्या बताया कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो हीट होती है उसको आने तो देते हैं पर ज्यादा टाइम उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट वाटर वेपर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि आने वाले रेडिएशंस को भी एब्जॉर्ब करती है और जाने वाले रेडिएशंस को भी एब्जॉर्ब करती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यही खास बात आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में, वाटर वेपर के बारे में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए N2O के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ये भी क्या है, ये है ग्रीन हाउस गैस N2O। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये भी हीटिंग का काम करते हैं कहाँ पे, अर्थ के एटमोस्फेयर को। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्या N2O के बारे में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये काम क्या करी है, GHG का, मतलब ये क्या करी है, ये काम कर रहे हैं हीटिंग का। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहीं पे कैच है, यहीं पे कंफ्यूजन वाली सिचुएशन बनती है। कैसे, नाइट्रस ऑक्साइड आपको ध्यान रखना है, एक आपको मिलेगा NO या NO2, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रिक डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये ग्लोबल कूलिंग का काम करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये ग्लोबल कूलिंग का काम करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखने हैं, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहीं पे कंफ्यूजन बन जाती है और बहुत सारे स्टूडेंट से होता है, गलती हो जाती है, ठीक है। तो इसके इसलिए आपको डिफरेंस समझ के चलना है N2 के बारे में और NO NO2 के बारे में। वो हो गया नाइट्रस ऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है। NO और NO2 दिखेगा आपको ऑप्शन में, तो उसको टिक करके मत आ जाना। वो क्या है, ये तो ग्लोबल कूलिंग के एजेंट है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन दो टाइप से बन के आ सकते हैं, हो सकता है 4 ऑप्शन हो, उसमें आपको NO या NO2 एक दिया हो, है ना, और आपसे पूछ लिया जाए इसमें से कौन सा ग्लोबल कूलिंग है, ग्लोबल कूलिंग का एजेंट है, तो आपको ध्यान रखना है NO या NO2 लगा के आएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आप देखेंगे NO या NO2, है ना। तो आपको लगेगा कि यार इसके बारे में तो सर ने बताया था, पर आपको ध्यान रखना है N2 बता रखा है, NO और NO2 नहीं बताया, ठीक है। NO NO2 ग्लोबल कूलिंग का काम करते हैं और N2 क्या काम करते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, हीटिंग करने का काम करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। यूपीएससी में एक और बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट क्वेश्चन है जो कि आता रहता है हमेशा, क्या सोर्सेज पूछ लिया जाता है कि जो पर्टिकुलर गैस है इसके सोर्सेज कौन कौन से है, ठीक है। आप 2024 का जो पेपर देखेंगे यूपीएससी का, उसमें भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। आई थिंक वोल्केनो से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि उसमें से कौन कौन सी गैसेस निकलती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिए, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल या डिफोरेस्टेशन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे, रेफ्रिजरेशन, सॉल्वेंट, इंसुलेशन फोम्स, ठीक है, एरो प्रोपेलेंट्स, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजेस, वहां से निकलते हैं क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। मीथेन के बारे में आप ध्यान रखेंगे, किससे, ग्रोइंग पैडी, इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। एक्सक्रीटा ऑफ कैटल एंड अदर लाइवस्टॉक, इससे भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। टर्माइट्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, वुड, लैंडफिल, वेटलैंड एंड फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, ठीक है। नाइट्रस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फर्टिलाइजर्स, बर्निंग ऑफ वुड एंड क्रॉप रेसिड्यू और कार्बन मोनोऑक्साइड, आयरन और स्मेल्टिंग, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ ई वेस्ट, ठीक है, बर्निंग ई वेस्ट। तो ये सारी चीजों से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, सारे पोल्यूशन के बारे में। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसको सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट हम लोग उसको हमेशा की तरह डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। आपको पढ़ाई हमेशा आपको बहुत अच्छे से करनी है। डेली पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से, A1IAS के ऑफिशियल चैनल से, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।